हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जो करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की है, समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2024, इसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन जो है 101 से 150 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वो वीडियो है, इसमें भी हमने जैसे बता रखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का जो है कंपाइलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेट के पहले और इस सीरीज के 101वें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जिसे गिनीज बुक में विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में शामिल किया गया है, स्थित है। ऑप्शन है राउरकेला, भिलाई, कटक और भुवनेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये बिरसा मुंडा जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, ये राउरकेला में स्थित है और इस स्टेडियम में करीब 20,011 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं दर्शकों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए ये जो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। थोड़ी सी डिटेल इसमें हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में डाली हुई है। इनको भगवान बिरसा मुंडा भी बोला जाता है। इनका जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ। छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से ये संबंधित थे और ये जो भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है और मुंडा जनजाति के लोकनायक हैं। इन्होंने मुंडा विद्रोह या उल गुलान नाम से एक आंदोलन चलाया था अंग्रेजों से लगान या कर माफी के लिए, ठीक है। और ये आंदोलन चलाया इन्होंने 1 अक्टूबर 1894 को। इसके अलावा इन्होंने एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का भी जो है इन्होंने नेतृत्व किया। एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था विरसैत। ये क्वेश्चन अलग से बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने किस नाम से एक धर्म चलाया था। विरसैत नाम से धर्म चलाया था और आदिवासी जो है इन्हें धरती आवा के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इनको ही जो आदिवासी हैं भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप झारखंड वगैरह कहीं जाएंगे तो वहां पर आपको इनकी तस्वीरें देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर ये जो है वो प्लेटफॉर्म का जो है अनावरण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है करीब 1.5 किलोमीटर 1507 मीटर लंबी है। इसके पहले जो था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब कर्नाटक के इस प्लेटफॉर्म के बाद ये दूसरे स्थान पर आ गया है, ये पहले स्थान पे है। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी इसका शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है, RRR फिल्म का गीत नाटू नाटू, जिसे हाल में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला है, किसने लिखा है। इसके आपको राइटर या जिसने लिरिक्स लिखी है उनका नाम बताना है। ऑप्शन है MM कीरावनी, काल भैरव, राहुल सिप्लीगंज और चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये नाटू नाटू गीत की जो लेखन है ये चंद्र बोस ने किया हुआ है। बाकी ये 95th एकेडमी अवार्ड्स थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं, ठीक है। ये RRR जो है ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म है। गीतकार तो जो है लिरिसिस्ट हैं चंद्रबोस हैं। कंपोजर जो हैं संगीतकार ये MM कीरावनी हैं। और काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने इसको गाया है। अपनी आवाज जो है काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने दी हुई है। इसके अलावा नाटू नाटू ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के 28वें संस्करण में भी सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। तो ये नाटू नाटू जो गाना है इस बार करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें इसके लिरिसिस्ट, कंपोजर और किन किन ने अपनी आवाज दी है उन सभी के नाम इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो एक सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु विषय या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, इसका भी पुरस्कार जो दिया गया है ये है द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। ये भी भारत से संबंधित है। इसकी जो डायरेक्टर है वो है कीर्तिकी गोंजाल्विस, ठीक है। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है गुनीत मोंगा, ठीक। तो इन दोनों लोगों ने इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया हुआ है। और ये विस्पर जो है इस श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। तो दो क्वेश्चन हो गए ऑस्कर से रिलेटेड जिसमें भारतीय फिल्मों ने जो है अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्लम डॉग मिलियनेयर गीत
मूवी जो थी उसके गीत जय हो को ऑस्कर मिला हुआ था, थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में हमने लिखी हुई है। इसके अलावा जो ऑस्कर्स में बाकी पुरस्कार मिले हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेत्री, अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, छायांकन या सिनेमेटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ये जो अवार्ड मिले हैं ये सारी इसमें डिटेल हमने दी हुई है। आपको ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराएंगे और उन पीडीएफ में ये सारी डिटेल जो है रहेंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये संस्थान जो है उसका टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इनके थ्रू हमें कांटेक्ट करके मैसेज कर लीजिए किस तरह से आपको ये पीडीएफ जो है मिलेंगी, क्या क्या इसमें शामिल होगा, वो सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री SIPRI के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, कतर और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। भारत जो है वो इस टाइम पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल है इसमें 2018 से 22 के बीच 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश, भारत पहले स्थान पर, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, कतर जो है तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे और चीन पांचवें स्थान पर है। इसके बाद दूसरा है 2013 से 22 तक भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश, जिन देशों ने भारत को सबसे ज्यादा हथियार प्रोवाइड किए हैं। पहला स्थान रूस, दूसरा फ्रांस और तीसरा इजराइल, ठीक। इसके अलावा दुनिया के 3 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश, ये भारत के लिए है, ये दुनिया के लिए है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो रहा है वो अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर फ्रांस जो है वो रहा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, तो 2022 के दौरान यूक्रेन जो है कतर और भारत के बाद प्रमुख हथियारों का आयातक बन गया है। ये केवल 2022 के लिए, जबकि भारत वगैरह का डेटा है 2018 से 22, 5 साल का डेटा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी, भारतीय और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये ला पेरोस नाम से जो सैन्य अभ्यास है ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी, भारतीय, जापानी, ठीक है, और उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इसमें भाग लिया हो। ये जो नेवी है इसमें भाग लेती है। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है बेंगलुरु और कर्नाटक, जाजपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक, जाजपुर उड़ीसा, पोंडा गोवा और वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है वो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो है इसमें शामिल नहीं है, जबकि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटक, जाजपुर उड़ीसा और पोंडा गोवा में बनाए जा रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु में जो है ये कमलम या ड्रैगन फ्रूट के लिए, जाजपुर में आम और सब्जियों के लिए, मैंगो और वेजिटेबल्स, पोंडा में सब्जियों और फूलों के लिए, फ्लावर्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नेक्स्ट है 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है नासिरा शर्मा, शरद पगोर, असगर वजाहत और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये 32वें जो व्यास सम्मान है इनके लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है चुना गया है। इन्होंने 2020 में उपन्यास लिखा था, उसका नाम है पागल खाना। इस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इनको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2015 में भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, उसके बाद से पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है, तो चौथे स्थान पर पद्मश्री आता है, ठीक। थोड़ी सी डिटेल डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में है कि इनका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1952 को हुआ। झांसी जिले के, उत्तर प्रदेश का झांसी डिस्ट्रिक्ट है और झांसी डिस्ट्रिक्ट में जगह है मऊरानीपुर, वहां में इनका जन्म हुआ है। बाकी व्यास सम्मान जो है ये वर्ष 1993 में स्थापित किया गया।
के बिरला फाउंडेशन जो है उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है वर्ष 1993 के बाद से। नेक्स्ट है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है MC मैरीकॉम और रवनीर कपूर, MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर, MC मैरीकॉम और अक्षय कुमार, MC मैरीकॉम और शाहरुख खान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये IBA की जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MC मैरीकॉम, ठीक है, और जो अभिनेता है फरहान अख्तर, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये चैंपियनशिप जो हुई है वो 15 से 26 मार्च तक हुई है और ये चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका चैंपियनशिप का जो है वो आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? फर्स्ट बसेस रनिंग थ्रू मेथेनॉल। ऑप्शंस हैं जयपुर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये बेंगलुरु में जो है इनका अनावरण किया गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो है इसका जो है इनॉग्रेशन किया हुआ है। ये जो कार्य किया गया है ये बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको BMTC बोलते हैं, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोका लीलैंड ने इस पहल को क्या किया है, पूरा करने का काम किया है। और इस कार्य को करने का उद्देश्य जो है वो है प्रदूषकों के स्तर को कम करना। ठीक, बाकी ये जो मेथेनॉल है इसको आप बोलेंगे MD15, जिसमें 15% मेथेनॉल के साथ डीजल, जो डीजल होगा उसमें 15% जो है मेथेनॉल का मिक्स किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है प्रदूषण जो है उसका स्तर कम होगा। जो इससे उत्सर्जन होगा बसों से उसमें जो है वो प्रदूषक जो है नॉर्मल बसेस की अपेक्षा जो है वो कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 1 साल में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया हुआ है? ऑप्शन है ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन मेगा चक्र, ऑपरेशन गरुण और ऑपरेशन गंगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये ऑपरेशन त्रिशूल के तहत क्या है, CBI ने जो है वो दूसरे देशों में जो अपने देश के अपराधी भाग गए थे उनके प्रत्यर्पण का कार्य किया हुआ है। ठीक है, ये इंटरपोल की मदद से जो है आयोजित किया गया था CBI द्वारा। इसके अलावा ऑपरेशन गरुण जो है यह है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। जबकि मेघा चक्र जो है ये बाल यौन शोषण सामग्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन साझा करने और प्रसारित करने के खिलाफ, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको जो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं या प्रोपोगेट करते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, तो त्रिशूल हो गया, गरुण हो गया और मेगा चक्र हो गया। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ भाग लिया हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, सिंगापुर, अमेरिका और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारतीय और सिंगापुर की सेना के बीच में हुआ है। इसका आयोजन जो हुआ है वो 6 से 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में आयोजन हुआ है और इसकी मेजबानी जो है वो भारतीय सेना ने की है। ओब्वियसली कि भारत में हुआ है तो भारतीय सेना ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों के लिए लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका जो सही जवाब है ये लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स जो है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो है वो इसकी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है ये है छात्र क्या करेंगे, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, कार्यप्रणाली और गुणवत्ता विशेषताओं में वैज्ञानिक अवधारणाओं के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। ठीक है, जो इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको ये लोग समझेंगे। ठीक है, ये पाठ योजनाओं के विषय जो हैं वो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं। पहल के तहत 3400 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को मेंटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये इसके बारे में डिटेल्स हो गई। दोबारा बता दूं मैं आपको, अगर ये जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप इनको PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम का यूजर नेम है, व्हाट्सएप का हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से हम आपको ये PDF जो है अवेलेबल करा देंगे। थोड़ी सी डिटेल हमने दी हुई है
भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये एक वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया है। ये इसका मुख्यालय जो है वो उसका नाम है मानक भवन और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके वर्तमान महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल जो है वो प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं। ये हो गया आपका BIS के बारे में डिटेल। अगला है, उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये परियोजना जो है वो डेनमार्क द्वारा स्टार्ट की जा रही है और डेनमार्क क्या करेगा? विदेशों से आयात होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का यह है क्या करेगा? भंडारण करेगा। ठीक है, ये परियोजना जो है वो वर्तमान में पायलट चरण है, जिसे चरण 2 भी बोला जा रहा है। ठीक है, और इसको क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बेल्जियम के एंटवर्प से उत्तरी सागर में निनी प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। ठीक है, ये इसको भेजा जाएगा। एक मैप लगाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो है वो इसमें कौन सा देश कहाँ पे है। बात हम लोग कर रहे हैं डेनमार्क की, तो इस मैप में आप डेनमार्क ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, इस मैप में आप जो है बेल्जियम ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से देख सकते हैं बेल्जियम तो आपका ये रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और ये रहा आपका डेनमार्क। ठीक, तो ये इसको जो है कहाँ इसका जो है करने वाला है, नॉर्थ सी में करने वाला है। तो नॉर्थ सी आपका ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IQ एयर क्वालिटी जो है, IQ एयर, ठीक है, की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 8वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये IQ एयर की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भारत जो है वो दुनिया के प्रदूषित स्थानों में 8वें स्थान पर है। अगर आप सबसे प्रदूषित स्थान की बात की जाए तो चाड है, दूसरे स्थान पर इराक, पाकिस्तान, बहरीन, फिर बांग्लादेश, बुर्किनो फासो, कुवैत और उसके बाद नंबर आता है भारत का 8वां। ठीक, इसके अलावा दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उस सूची में सबसे पहला स्थान मिला है लाहौर को। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दूसरा स्थान है होतान, चीन। तीसरा स्थान है भिवाड़ी, राजस्थान का। ठीक है, तो अगर भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची की बात होगी तो उसमें सबसे प्रदूषित शहर जो है वो राजस्थान का भिवाड़ी है। इसके अलावा जो राजधानी शहर हैं, जो जो कैपिटल सिटीज हैं दुनिया की, उसकी सूची में नई दिल्ली जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो दिल्ली है। जबकि जो है दजामेना एंड दजामेना जो है ये चाड की राजधानी है, ये सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे 3 डेटा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारत 8वें स्थान पर। भारत के सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, राजस्थान, जो दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। और अगर कैपिटल सूची में नई दिल्ली, कैपिटल सिटीज जो है पॉल्यूटेड जो है, उसमें नई दिल्ली का स्थान तो दूसरा स्थान है। ये तीनों जो है इसके डेटा है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल में जारी वार्षिक प्रकाशन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार 2022 में भारत में दूध उत्पादन कितने मिलियन टन था? ऑप्शन है 220.6, 221.6, 232.6 और 243.6। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये 221.06 मिलियन टन जो है वो भारत में दुग्ध उत्पादन रहा है रिपोर्ट के अनुसार। इसके अनुसार 2021-22 में भारत के दुग्ध उत्पादन में 5.29% की जो है वो वार्षिक वृद्धि देखने गई है। भारत में जो प्रति व्यक्ति जो है दूध की उपलब्धता है वो 444 ग्राम पर डे है। ठीक है, इसके अलावा कुल अंडा उत्पादन की बात की जाए तो 129.6 अरब अंडों का उत्पादन है और अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है ये 95 है प्रति वर्ष। मतलब एक व्यक्ति को एक वर्ष में 95 अंडे जो हैं उपलब्ध हैं। इसके अलावा मांस उत्पादन जो है वो 9.29 मिलियन टन जो है वो मांस उत्पादन है। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें शीर्ष 5 उत्पादक राज्य हैं। दुग्ध उत्पादन में जो सबसे पहला स्थान है
राजस्थान का है, उसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। चूंकि परीक्षा जो है ये उत्तर प्रदेश की है, हमने लिखा हुआ है यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में कहाँ है, भारत में दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन की बात करें जाए तो पहले स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। मांस उत्पादन की बात की जाए तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो ये डेटा फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने अपने वार्षिक बजट में शराब पर दूध उपकर मिल्क जो है वो सेस जो है लगाया हुआ है। उपकर को सेस बोलते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये हिमाचल प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ है तो नई सरकार ने क्या किया है, शराब की प्रत्येक बोतल पर इन्होंने 10 रुपए दूध उपकर या मिल्क सेस के रूप में लगाया है। ठीक है, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे दूध उत्पादकों की आय में बढ़ोतरी के उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शराब पे एक और सेस लगता है, 2 रुपए का सेस लगता है ये प्रति बोतल। इसका उपयोग क्या किया जाता है, बेसहारा पशुओं की सहायता के लिए किया जाता है। तो टोटल इन्होंने 12 रुपए सेस हिमाचल सरकार ने लगा रखा है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट क्रॉव मावा। ये मार्शल आर्ट का नाम है, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये मार्शल आर्ट क्रॉव मामा जो है ये इजराइल से संबंधित है। इसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो कराटे, ताइक्वांडो और वुशु जैसे मार्शल आर्ट से ये मिलकर बना हुआ है। ये जो भारत में एसपीजी के जवान हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे होते हैं, इन्होंने इसमें महारत हासिल, मतलब ये वेल ट्रेंड होते हैं इस आर्ट में। ठीक है, अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है आईटीबीपी है, इसके 50 जवानों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचकुला में सेंटर है आईटीबीपी का, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पर इसकी जो है ट्रेनिंग दी गई है और बाद में ये जो प्रशिक्षित जवान हैं वो बाकी सदस्यों को, अपने आईटीबीपी के बाकी सदस्यों को ये इसमें ट्रेनिंग देंगे। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। थोड़ी सी डिटेल आपकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बारे में। इसका गठन जो हुआ है वो 24 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो भारत में अभी 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं, जिनको आप लोग CAPF बोलते हैं, ठीक है, ये 7 है। तो इन 7 में से एक जो है आईटीबीपी है। ये क्या करता है, देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो चाइना बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो है ये क्या है, लद्दाख में कराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेपला तक करीब 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमाओं की रक्षा करता है। वहां पे आईटीबीपी, उसके अलावा भी कई जगह इनका डिप्लॉयमेंट है, बट बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, हाल में भारत सरकार ने 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा की है। ठीक है, निम्न में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। पश्चिम बंगाल इसमें जो है वो शामिल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से में ये जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है हिस्से में है। ठीक है, इसका पीएम मित्र का जो है वो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल पार्क, मित्र पार्क। ठीक है, इसमें क्या करेगा, केंद्र सरकार प्रति पार्क जो है वो 500 करोड़ रुपए की मदद देगी। इसके अलावा पार्कों में लगने वाली यूनिटों में प्रतिस्पर्धा क्षमता, कंपटीशन बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। बाकी ये जो है वो टोटल 7 लगने हैं 7 राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में ये पार्क लगाए जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हमने लिखा है, हो सकता है वो आपसे छत्तीसगढ़ पूछ ले, हो सकता है वो आपसे झारखंड पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है गवर्नर मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड, गवर्नर अलेजांद्रो डियाज डी लियोन
बैंक डे मैक्सिको या बैंक्सिको, गवर्नर मारियो मार्सिल चिली सेंट्रल बैंक, और गवर्नर शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रकाशक है वो लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट से आती है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला हुआ है ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, 2015 में ये देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। मतलब पहले आरबीआई के गवर्नर थे जिसको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें हम पिछले 8 से 10 महीनों का करंट क्या है आपको कंपाइल करके दे रहे हैं। बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस हैं, बट जो भी प्रीवियस एग्जाम्स को लेके हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं हमने उन क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल किया है, और पूरी उम्मीद है कि आपको करंट का क्वेश्चन जो आएगा वो इन परीक्षाओं में इनसे अलग आपका नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन में हो सकता है कि जो डेटा हम लोग आपको ऑप्शंस में दे रहे हैं वो स्ट्रेट क्वेश्चन ना आके जो हमने अदर डेटा आपको और एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है उससे क्वेश्चन बन जाए, बट पूरी संभावना है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान से आप वीडियो देखिए, ये जो है आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिनको आईसीबीएम बोलते हैं, ह्वेनसांग 17 किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये ह्वेनसांग 17 नाम से एक आईसीबीएम जो है डेवलप की है उत्तर कोरिया ने। बाकी आईसीबीएम किनको बोलते हैं? वैसी मिसाइलें जिनकी जो क्षमता होती है वो 5000 किलोमीटर से अधिक होती है, 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज में जो बार कर सकती हैं उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स है तो ये परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, जो मिसाइल्स जो है वो परमाणु हथियार को ले जाते हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। तो दो इसके वो हो गए इंपॉर्टेंट कि इसकी जो है रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक और परमाणु हथियार ले जाने के लिए सक्षम। बाकी जो देश जिनके पास आईसीबीएम्स हैं, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत के पास भी आईसीबीएम है, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और उत्तर कोरिया। ठीक है, इतने देश ही हैं जिनके पास आईसीबीएम है। भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके पास अभी किसी इस तरह की कोई भी मिसाइल नहीं है। बाकी भारत की जो आईसीबीएम है उसका नाम है अग्नि 5, अग्नि सीरीज है जिसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है अग्नि 5, वो जो है वो भारत की आईसीबीएम है। ठीक, नेक्स्ट है सी ड्रैगन 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ निम्न में से किस देश की नौसेना ने भाग नहीं लिया है? ठीक है, जब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हैं ना एग्जाम में, कीवर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें नहीं है, हो सकता है आप सरसरी नजर में पढ़े कि इसमें किस किसने भाग लिया है, आप जानबूझ के क्या है क्वेश्चन को गलत कर दें। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें आपको कीवर्ड जरूर पता होना चाहिए क्वेश्चन का कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, कोरिया और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। इस अभ्यास में जो है वो भारत के साथ, भारतीय नौसेना के साथ फ्रांस ने भाग नहीं लिया है। ये जो आयोजन हुआ है ये 15 से 30 मार्च 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, और इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, कनाडा, कोरिया और जापान, कोरिया बोले तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया और जापान इन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स 2023 मोटे अनाजों पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। नई दिल्ली में जो है पूसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर जो है उस परिसर में सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ठीक, इसके अलावा भारत के प्रस्ताव पर ही वर्ष 2023 को यूएन द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो 2023 को घोषित किया गया है। मिलेट या जिसको श्री अन्न भी बोला जाता है, ये कर्नाटक में श्री धान्य कहा जाता है और उसी आधार पर इसको श्री अन्न नाम इसका रखा गया है। मिलेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न नाम कहकर पुकारा हुआ है। बाकी कर्नाटक जो है वो मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के करीब 19% मोटे अनाज जो है, मोटे अनाजों का जो वॉल्यूम है वो 19% जो है वो कर्नाटक से
आता है। इसके अलावा यजुर्वेद में 3 तरह के स्त्री अन्नों की चर्चा है। इनमें है प्रियंगव, फॉक्सटेल, अनाव, बर्नार्ड और श्याम का ब्लैक फिंगर। ठीक है, ये इनकी चर्चा है। तो ये थोड़ा सा मिलेट्स जो है चर्चा में रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसके अलावा जो है वो जो मंत्रालय संबंधित है, इन्होंने मिलेट्स को बहुत प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं, कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसको जो है वो हेल्दी फूड के रूप में प्रमोट कर रहा है भारत। ठीक है, ये भारत का ट्रेडिशनल फूड रहा है। ठीक है, परंपरागत जो है भोजन रहा है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यजुर्वेद वाला फैक्ट भी आप जो है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा 2023 में विश्व के असाधारण स्थानों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। वे 2 स्थान हैं, ऑप्शंस हैं लद्दाख एवं बनारस, लद्दाख एवं अयोध्या, लद्दाख एवं मयूरभंज जो उड़ीसा में है, और लद्दाख एवं पुष्कर। पुष्कर जो है वो राजस्थान में है, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, लद्दाख एवं मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा को क्या है, विश्व के असाधारण स्थानों की सूची में स्थान दिया गया है। ये मयूरभंज जो है ये दुर्लभ बाघों एवं प्राचीन मंदिरों का शहर है। ठीक है, इसमें सिमिलिया नेशनल पार्क, छाऊ नृत्य उत्सव, सवाई घास की बुनाई आदि ये मयूरभंज से संबंधित है। ठीक है, बाकी 50 स्थानों की सूची में जो है वो 31वें स्थान पर मयूरभंज रहा, वो सॉरी, लद्दाख जो है वो 31वें स्थान पर, जबकि मयूरभंज जो है वो 32वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रशिक्षण अभ्यास एफेंडेक्स AFINDEX का दूसरा संस्करण 21 से 30 मार्च को पुणे में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत अमेरिका, जापान भारत, फ्रांस भारत और अफ्रीका भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एफेंडेक्स जो है वो भारत और अफ्रीका की सेनाओं के बीच में जो है प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो किया गया है। ये 10 दिवसीय अभ्यास था, ओंद पुणे में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इसका जो नाम वो है, ये क्या करता है, अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी, ये अमृत इसको नाम दिया है। ये इस प्रचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस उद्देश्य से जो है ये अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमुक्त नियुक्त करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है वो ह्यूमन एंड जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को काफी हद तक एड्रेस करने के लिए ये गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत जो गजमित्र नियुक्त किए जाएंगे उनको बताया जाएगा, उनके पास इस तरह के यंत्र होंगे जिन पर हाथियों के मूवमेंट की जो है जानकारी होगी, और इस तरह से अगर कहीं संभावना बनती है कि जहां इनके बीच में और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो ये उसको रोकने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। थोड़ी सी डिटेल इसमें हमने दी है आपको हाथी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। ये वर्ष 1992 में शुरू किया गया था केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें इनकी डेट जरूर पूछी जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एशियन हाथी जो है इनकी 3 उप प्रजातियां हैं, पहली है भारतीय, दूसरी है सुमात्रा और तीसरी है श्रीलंकाई। ठीक, बाकी हाथियों की गणना जो हुई है 2017 के अनुसार, इसमें कर्नाटक में हाथियों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, करीब 6000 हाथी जो है वो कर्नाटक में है। दूसरा स्थान आसाम का जिसमें 5719 और तीसरा स्थान केरल जहां करीब 3054 हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? ठीक है, सबमरीन बेस स्टार्ट किया है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने जो है अपना पहला पनडुब्बी बेस, जिसको नाम दिया है BNS शेख हसीना, इसका नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है वहां की प्रधानमंत्री ने, शेख हसीना जी ने। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये बांग्लादेश और चीन के बीच जो है एक समझौते के थ्रू ये जो है बेस बना हुआ है, 2019 में ये
समझौता हुआ था और अब ये जो है वो इसका उद्घाटन हो चुका है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन है पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान और सोमालिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है और अफगानिस्तान इस सूचकांक में इंडेक्स में लगातार चौथे साल भी शीर्ष स्थान पर रहा है। लगातार 4 वर्षों से अफगानिस्तान क्या है, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इस इंडेक्स में भारत को जो है वो 13वां स्थान मिला हुआ है। थोड़ी सी डिटेल इसमें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक, ये क्या है इंडेक्स जो आता है, ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है शिवा शंकरी, रामदरस मिश्र, शरण कुमार लिम्बले और वासुदेव मोही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये शिवा शंकरी जी जो हैं, जो तमिल लेखिका हैं, इनको 2022 के सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ये तमिल लेखिका हैं और इनकी जो कृति है सूर्यवंशम, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। जो अभी हमने व्यास सम्मान बताया था, व्यास सम्मान की तरह ही सरस्वती सम्मान भी जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत का लिंगानुपात 2036 तक कितने पहुंचने की उम्मीद है? 943, 947, 950 और 952। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये भारत का लिंगानुपात 2036 तक जो है वो 952 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये जो रिपोर्ट है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसके अलावा 2011 में जो है 943 है भारत का लिंगानुपात। ठीक है, और ये 943 से बढ़ के 952 तक जाने की संभावना है 2036 तक। तो सकारात्मक न्यूज है, अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये जितनी भी रिपोर्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पूछा जाता है कोई ना कोई एक रिपोर्ट या इंडेक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें भारत का जो है स्थान रहा है। और अगर भारत में भी किसी शहर की बात हो रही है तो शहरों का स्थान क्या रहा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत आता रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 126, 128, 129 और 131। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो भारत का स्थान रहा है वो 126वें स्थान पर रहा है, जबकि फिनलैंड जो है ये लगातार छठे वर्ष भी जो है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब दुनिया का सबसे खुश शहर अगर बोला जाए तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है सबसे ऊपर स्थान पर है। 2023 में भारत को 137 देशों में 126वां स्थान दिया गया है, जबकि अफगानिस्तान को क्या है, सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया। मतलब सबसे निचली रैंकिंग जो है वो अफगानिस्तान की रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किस राज्य के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जिसको बोलते हैं की धनराशि को रोकने का निर्णय लिया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं तेलंगाना, दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की जो है वो मनरेगा के फंड 2023-24 के लिए रोकने की घोषणा की हुई है। ठीक है, डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने डिसीजन इसलिए लिया हुआ है, एक मनरेगा में धारा है 27, उस धारा को इन्होंने लागू किया है और ये धारा कहती है कि यदि कोई राज्य जो है योजना के कार्यान्वयन में नियमों का उल्लंघन करती है तो सरकार के पास उसके धन को रोकने की अनुमति है। ठीक है, बाकी ये जो पहली बार लागू हुआ जमीनी सर्वेक्षण के आधार पर दिसंबर 2021 में ये नियम लागू किया गया और पश्चिम बंगाल जो है वो देश का एकमात्र राज्य है जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की है, फंड लागू किए। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से बार बार अपील भी की हुई है कि उनके फंड को रोका जाए, बट अभी इसका कुछ सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश की हर एक पंचायत को किस वर्ष तक टीबी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024, 25, 28 और 30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
वर्ष 2025 तक देश की हर एक पंचायत को टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इससे मुक्त करने का अभियान आरंभ किया हुआ है। ठीक है, टीबी मुक्त पंचायत करने का अभियान आरंभ किया है। ये विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। उसी दिन बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का आरंभ किया हुआ है। बाकी जो सतत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है, ये यूएनएसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसके अनुसार सभी देशों ने 2030 तक 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। तो भारत का लक्ष्य है कि वो इससे 5 वर्ष पूर्व ही जो है वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण निम्न में से किसको दिया गया है? एम कृष्णा एवं बालकृष्ण दोषी, सुमन कल्याणपुर एवं कपिल कपूर, एम कृष्णा एवं सुमन कल्याणपुर एवं बालकृष्ण दोषी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, एम कृष्णा एवं बालकृष्ण दोषी जी जो है, ये वर्ष के इनको जो है वो द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, जिसमें से 2 लोग ये भी हैं। ठीक है, टोटल जो पद्म पुरस्कार दिए हैं 106 दिए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री इसमें शामिल है। इसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा ये लिस्ट लगी है जिसमें सभी 6 लोग जिनको पद्म विभूषण मिला है, इनका क्षेत्र क्या है, किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद पद्म भूषण में जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिखे हैं, उनका नाम किस क्षेत्र से है, किस राज्य से है। और ये पद्मश्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी जो है, ये शेयर मार्केट में है। इनको जो है बिग बुल के नाम से भी जानते थे शेयर मार्केट में। आप लोगों ने अगर एक वेब सीरीज देखी होगी, स्कैम, जो 1992 करके एक आई हुई थी, हंसल मेहता पर शायद वो आधारित है वेब सीरीज, उसमें भी थोड़ा सा इनके बारे में जानने को मिलता है, तो उनको मिला हुआ है। इसके अलावा रवीना टंडन जी को जी जो है कला के क्षेत्र से ये इनको पद्मश्री दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें हमने लिख दिए हैं। फिर से बता दूं आपको, ये लिस्ट वगैरह जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल करा देंगे। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो आप इनके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर से ये पीडीएफ ले सकते हैं। बार बार आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस वो हैं जो करंट के लिए बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रयास करके सिलेक्ट किए हैं, ताकि जो है आपको कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन मिल जाए और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन के सही होने की संभावना जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा रहे। नेक्स्ट है, क्यूएस द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये क्यू एंड एस रैंकिंग्स में जो आईआईटी बॉम्बे है, ये भारत की तरफ से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान रहा है। ये क्यू एंड एस जो है, ये इसको बोलते हैं क्वाकरेली साइमंड्स संस्थान, ये लंदन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे क्या है, विश्व में 47वें स्थान पर। और ये फील्ड जो है इनका इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे है, और ये विश्व में 47वें स्थान पर, जबकि भारत में पहले स्थान पर। आईआईटी दिल्ली का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये 49वें स्थान पर, जबकि आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 87वें स्थान पर रहा है विश्व में। तो भारत में शीर्ष संस्थान जो रहा है इसमें, वो आईआईटी बॉम्बे रहा है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ देने वाला देश का पहला राज्य है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये राजस्थान सरकार ने जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार दिया हुआ है सभी नागरिकों को। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अधीन जो है नागरिक क्या कर सकता है, आपात स्थिति में, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में, निजी एवं सरकारी, प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। उपचार के पश्चात अगर मरीज जो है वो जो उपचार में खर्च हुआ है उसको वहन नहीं कर सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो राज्य सरकार जो है वो अस्पताल को खर्चा देगी। राज्य सरकार अस्पताल जो है वो राज्य सरकार के पास अपना बिल सबमिट करेगी,
सरकार वो पैसा जो है जो हॉस्पिटल्स को क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। ठीक है, इसमें क्या है, अस्पताल के लिए आपातकालीन मामलों में मेडिको लीगल औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना इलाज करना और बिना पैसे वसूल किए दवाएं और परिवहन सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिकॉज कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह के केसेस होते हैं जिनमें कोई लीगल एंगल इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर वो जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो लोग इलाज करना स्टार्ट नहीं करते हैं, जिससे कई बार क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए उसके अगेंस्ट में सरकमस्टांसेस आ सकती हैं। तो इन्होंने इसको भी बोल दिया है कि आपको ये सरकमस्टांसेस, ये जो आपको फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरे किए बिना आपको त्वरित चिकित्सा देनी है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर्स, जो 7 देशों की वायु सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कि वर्ष 2023 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है भारत, फिनलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये कोबरा वॉरियर जो है ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। और यूनाइटेड किंगडम में भी अगर देखें तो वहां शहर है वेडिंगटन, वेडिंगटन में इसका आयोजन हुआ है। 6 मार्च से 24 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। इसमें जो 7 देश हैं उनकी बात करें तो भारत, फिनलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये स्वीडन का नाम 2 बार आ गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये 7 जो है देश हैं जिनकी वायु सेनाएं जो इसमें क्या करती हैं, भाग लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा हाल में अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा टीबी की किस दवा के लिए पेटेंट के विस्तार आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शंस है वेडेनक्वेल, आइजो आइजोनियाजिड, रिफाम्पिन और एथम्ब्यूटॉल। ठीक है, एथम्ब्यूटॉल, या जो है हिंदी इंग्लिश नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये बेडाक्विलिन जो दवा है जॉनसन एंड जॉनसन की, जो टीबी के लिए इन्होंने विकसित की थी। ठीक है, ये 2012 में इन्होंने विकसित की थी और इनका जो पेटेंट है वो अभी जुलाई 2023 में खत्म हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक्सटेंड करने के लिए आवेदन किया था। हालांकि जो भारत का पेटेंट कार्यालय है उसने इसको मना कर दिया है। इन्होंने बोला है कि हम आपको इसके पेटेंट पर अब जो है आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब पेटेंट पर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो जो जेनरिक दवा निर्माता कंपनी है वो इस दवा को बना सकती हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इस दवा का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और टीबी के मरीज जो है, ये चूंकि टीबी के जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके मरीजों के लिए महत्वपूर्ण दवा है, तो अब वैसे मरीजों को ये दवा हो सकता है सस्ते दामों पर मिले, तो क्या हो सकता है, आम लोगों की पहुंच इस पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, देश की पहली डबल डेकर सड़क रोड की आधारशिला हाल में किस राज्य में रखी गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये झारखंड में जो है वो देश की पहली डबल डेकर सड़क, जिसमें एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो झारखंड में जमशेदपुर में NH33 पर किया गया है। ये करीब 10.2 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, परडीह काली मंदिर से बाली गुमा तक। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, ये झारखंड और झारखंड में जमशेदपुर, इतने डिटेल तक ये नहीं जाएगा, फिर भी जानकारी अगर आप रखना चाहते हैं तो हमने इसमें दे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन 2023 जो है 23 मार्च 2023 को किस शहर में लॉन्च किया गया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ये जो उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन है इसको 23 मार्च 2023 को लखनऊ में जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी जो है काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, और उद्योग संघों के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। ये गुणवत्ता संकल्प जो है वो भारत में अपनी तरह का पहला है, इस तरह का कार्य करने वाला जो है वो जो है पहला है उत्तर प्रदेश की साइड से। ये QCI की फुल फॉर्म मुझे थोड़ा सा गलत लग रही है, आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। हिंदी में तो इसको भारतीय गुणवत्ता परिषद बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो QCI लिखा हुआ है। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश का अपना पहला जो है वो पहले इस वजह से पूछा जा सकता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सही था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसकी
वो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन किस देश की नौसेना के साथ किया हुआ है? अभ्यास का नाम है कोंकण। ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच में कोंकण अभ्यास किया जाता है, समुद्री अभ्यास। इसका आयोजन जो हुआ है वो 20 मार्च से 22 मार्च तक अरब सागर में कोंकण तट पर। वह आप लोग देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चंस हैं युद्ध अभ्यासों के, ये लगातार आपके आ रहे हैं। इस जो है लगातार आपके आते जा रहे हैं, लगभग हर माह जो है वो इस तरह के अभ्यास हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है अभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं का जो पैटर्न रहा है उसमें ये युद्ध अभ्यास जो है उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। इसलिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, आप इसको चाहें तो लिस्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। समय अगर हमारे पास होगा तो हम भी आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे जिसमें लगभग सारे युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा होगी। तो आपको एक कंपाइल्ड लिस्ट मिल जाएगी। संभावना कम हो जाएगी कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। पढ़ना सब आपको है, हम लोग आपको बता सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें तो सफलता के आपके जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? हिमाचल एवं पंजाब, पंजाब एवं उत्तराखंड, हरियाणा एवं पंजाब और पंजाब एवं उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का कारण है। ये जो है मैप बना के हमने बताया हुआ है आपको। सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है वो है, ये करीब 214 किलोमीटर लंबा है, जिसमें पंजाब में 122 किलोमीटर और हरियाणा में 92 किलोमीटर शामिल है। ठीक है, बाकी 1966 में हरियाणा राज्य जब अलग हुआ है तो हरियाणा राज्य के अलग होने के बाद हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ है। ये जो आपका इंडियन पॉलिटी है जहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन आता है, वहां पे एक अलग क्वेश्चन है कि हरियाणा जो है वो किस राज्य से अलग होकर बना हुआ है। पंजाब भी किसी राज्य से अलग होकर बना हुआ है, तो ये वहां के क्वेश्चन हैं। तो निर्माण के पश्चात हरियाणा राज्य को सतलज और उसकी सहायक नदी ब्यास से पानी देने के लिए सतलज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई थी। यही नहर जो है वो इन दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने दो एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की खरीद के लिए बीईएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम पे साइन किए हुए हैं। ये अनुबंध की राशि कितनी है? ठीक है, ऑप्शंस हैं 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ और 6000 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये 3000 करोड़ का एक समझौता जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है ये प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत है। ये हिम शक्ति के बारे में डिटेल है। ये भारतीय सेना के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए एक एकीकृत ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या इलेक्ट्रॉनिक वॉर जो है इसके लाभ के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग, जबकि दुश्मन को इसका उपयोग करने से रोकना है। मतलब आप लोग तो युद्ध के लिए इसका उपयोग कर पाए, जबकि आपका दुश्मन जो है इसका उपयोग ना कर पाए। इस तरह की ये जो है प्रणाली है प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत। नेक्स्ट है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 48 एवं 81 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड जीता है। जीतने वाली खिलाड़ियों के नाम क्रमशः हैं नीतू घणघास एवं स्वीटी बुरा, नीतू घणघास एवं निखत जरीन, नीतू घणघास एवं लवलीन बोरगोहाई और स्वीटी बुरा एवं लवलीन बोरगोहाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। नीतू घणघास और स्वीटी बोरा ने क्रमशः 48 और 81 किलोग्राम की जो श्रेणी है इस श्रेणी में इन्होंने गोल्ड जीता है। नीतू घणघास जो है भिवानी हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने मंगोलिया की लुत्साई खान को हराकर ये पुरस्कार जीता हुआ है, ये पदक जीता हुआ है। जबकि स्वीटी बुरा जो है इन्होंने चीन की वोंग लीन को हराकर ये पुरस्कार जीता है। ठीक, बाकी जो निखत जरीन है ये 50 किलोग्राम कैटेगरी में है, जबकि लवलीन बोरगोहाई जो है ये 75 किलोग्राम कैटेगरी। मतलब जो ऑप्शन में चार नाम दिए हैं ये चारों लोग जो हैं इस चैंपियनशिप से संबंधित हैं। ठीक है, सबका कैटेगरी जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट है, गणतज्ञ लुइस कैफरेली ने 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है। यह किस देश से
संबंधित है, ठीक है। फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। इसका पुरस्कार का नाम है एबेल पुरस्कार, ठीक, और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणितज्ञों को दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, ठीक। ये लुइस कैफरेली को जो है वो ज्यामिति के साथ समीकरणों को हल करने के लिए दिया गया है। एबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबेल, इनके नाम पर 2002 में शुरू किया जाता है। इसको गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है, इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं श्रीनिवास एस आर वर्धन, इन्होंने वर्ष 2007 में इसको जीता था और ये अकेले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? रावी, व्यास, चेनाब और सतलज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये चेनाब नदी पर भारतीय रेल ने जो है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज जो है वो बनाया हुआ है। ये रियासी जिले में बना हुआ है, कौड़ी एवं बक्कल गांव के बीच में ये जो है, इसका हमने डायग्राम भी दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है इसको ही आर्क बोलते हैं, इसी वजह से इसको आर्क ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और ये रेलवे का जो उधमपुर बनिहाल बारामूला रेलवे परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत ये जो है बनाया गया है, ठीक है। ये जैसा इसमें लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर मार्वल है, ठीक है। ये इतनी ऊंचाई पर जो है ब्रिज बनाना, ट्रेनों को चलाना जो है वो अपने आप में एक टफ टास्क है, जिसको भारतीय रेल ने जो है सफलतापूर्वक अचीव किया हुआ है। वर्ष 2023 का अर्थ आवर कितने से कितने बजे के बीच मनाया गया? शाम 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 और 9:30 से 10:30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शाम 8:30 से 9:30 तक वर्ष 2023 का जो अर्थ आवर है, ये मार्च 2023, 25 मार्च 2023 को मनाया गया। तो टाइम और डेट दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये जो मनाया जाता है ये हर वर्ष मार्च माह के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। मार्च का मंथ का जो लास्ट सैटरडे होता है उसको मनाया जाता है। तो ये हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अर्थ आवर जो है वो कब मनाया जाता है, और आज में आपको डेट ना दे और बता दे कि मार्च माह के आखिरी शनिवार को या अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को, इस तरह से ऑप्शंस बना सकता है। ये जो आयोजन होता है इसका, ये विश्व वन्य जीव फोर्स या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए नागरिकों को 1 घंटे के लिए अपनी रोशनी बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन क्या होता है कि आमतौर पर जो लोग हैं वो इस 1 घंटे में 8:30 से 9:30 के बीच अपनी बिजली को क्या करते हैं, बंद रखते हैं, घरों की लाइट्स वगैरह को बंद रखते हैं। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, जिसके तहत यूक्रेन के युवाओं को प्राथमिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है, किस देश में चलाया जा रहा है? स्वीडन, लिथुआनिया, पोलैंड और ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये ब्रिटेन में जो है यूक्रेन के युवाओं को इनिशियल मिलिट्री या प्राइमरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके तहत। और ये ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो इनके शहर हैं यॉर्कशायर, कैंट, विल्टशायर और नॉर्थवर्डलैंड जो है, यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें 9 अन्य देश भी शामिल हैं। ऑप्शन नाम इनके लिखे हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हाल में मनरेगा मजदूरों का मेहनताना, जो इनका मेहनताना है, ठीक है, वो बढ़ाया गया है। वृद्धि के पश्चात सबसे अधिक मेहनताना किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बढ़ाए जाने के बाद, वृद्धि के बाद जो है हरियाणा में जो दैनिक मजदूरी है वो सबसे अधिक हो गई है। मनरेगा के तहत जो दैनिक मजदूरी हरियाणा में है वो 357 रुपए प्रति दिन हो गई है, ठीक है। बाकी ये जो वृद्धि हुई है ये 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की वृद्धि हुई है। अगर सबसे कम मेहनताना की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, 221 रुपए मात्र ही मिलते हैं, जबकि हरियाणा में मजदूरों को 357 रुपए
मिल रहे हैं, तो आप देख लीजिए ये करीब 130 रुपए का, 136 रुपए का डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 एवं 75 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड जीता है। जीतने वाली खिलाड़ियों के नाम क्रमशः। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको जो है वो 48 और जो है 81 किलोमीटर की बात की थी। अब बात हो रही है 50 और 75 किलोग्राम कैटेगरी की। ऑप्शन है नीतू घणघास एवं स्वीटी बूरा, नीतू घणघास एवं निखत जरीन, नीतू घणघास एवं लवलीन बोरगोहाई और निखत जरीन एवं लवलीन बोरगोहाई। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये निखत जरीन एवं लवलीन बोरगोहाई। निखत जरीन जो है ये 50 किलोग्राम वर्ग से हैं, जबकि लवलीन बोरगोहाई जो है ये 75 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में है, जहां पर इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। निखत जरीन ने वियतनाम की एन गुएन थी ताम को हराकर ये पदक जीता है। ये दूसरी बार लगातार जो है विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, जबकि लवलीन बोरगोहाई ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर जो है ये इस विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है। निखत जरीन ने दोबारा जीता है, लगातार जीता है, इसलिए इनका नाम जो है मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि नीतू घणघास 48 किलोग्राम कैटेगरी में, स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीत चुकी हैं। तो 4 गोल्ड तो आपके यही हो गए। ठीक है। भारत ने क्या किया, कुल 4 स्वर्ण पदक इसमें जीते हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है WPL वर्ल्ड प्रीमियर वो वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस किस टीम को हराकर विजेता हुई है। जैसे आप लोग IPL देखते हैं ना, उसी तरह से IPL जो है वो पुरुषों का है, उसी तरह से वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट की गई है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बारे में अब इसमें आपको बताना है विजेता कौन है। ऑप्शन है यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये दिल्ली कैपिटल्स जो है ये विजेता रही है। ये जो मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा कर, तो ये दिल्ली कैपिटल्स जो है इसमें उप विजेता रही है। ठीक है। मुंबई इंडियंस जो है इसमें विजेता रही है। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए 5 टीमें ही थी टोटल। तो 5 टीमें आपकी मुंबई इंडियंस और ये 4 टीमें, ये नाम हो गए सारे पांचों टीमों के, जिसमें मुंबई इंडियंस जो है विजेता और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो विजेता रही है। ये फाइनल मैच जो है वो मुंबई में खेला गया था, मुंबई के बारबॉर्न स्टेडियम में खेला गया है। ठीक। मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी की है वो हरमनप्रीत ने की है। ऑरेंज कैप जो मिला हुआ है वो मैग लैनिंग को, पर्पल कैप हेले मैथ्यूज को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये हेले मैथ्यूज इसमें रही हैं। ठीक है। तो जिस तरह के IPL में अवार्ड्स हैं ऑरेंज कैप पर्पल कैप, वैसे ही WPL में भी रखे गए हैं। ठीक। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये केरल सरकार पर जो है NGT ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये क्या है, केरल सरकार जो है वो रामसर स्थल जो है इनके अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असमर्थता के कारण। ठीक है। और वहां जो झील है वेमनाड झील जो है ये रामसर स्थल है और इसमें प्रदूषण काफी हुआ है। ये केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत में ये सबसे लंबी झील है। इस झील की उत्पत्ति 4 नदियों से मानी जाती है, मीनाचिल, अंचुकोविल, पंपा और मणिमाला। ठीक। और ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल जो है इसके बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा रामसर स्थल है। आमसर भूमियां जो हैं एक रामसर में ट्रीटी हुई थी आर्द्र भूमियों के लेकर, तो उन आर्द्र भूमियों को उस ट्रीटी के नाम पर रामसर भूमि या रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारा थर्ड वीडियो रहा है इस सीरीज का, ठीक, करंट अफेयर सीरीज का जो UPPC ROARO में, ये थर्ड वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स हमें पता लगेगा, तभी हमें पता लगेगा कि हम आपकी हेल्प करने में जो है वो कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है। और आपको PDF चाहिए है तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो हमारा कॉन्टेक्ट है, आप यहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।